शीलापुर गांव की वो रात असामान्य रूप से ठंडी थी। हवा में मिट्टी और सीलन की गंध फैली हुई थी, जो सांस के साथ भीतर तक उतरकर बेचैनी जगा रही। गांव के स्कूल के पुराने टूटे हुए खिड़की दरवाजे हवा के झोंकों से चरमराते, पर उसके भीतर से एक और आवाज गूंज रही थी, एक बच्चे की मदद के लिए पुकार। कक्षा के अंदर 12 साल का राम अपने गले की पूरी ताकत से चिल्ला रहा था। उसकी आवाज फटी हुई थी, गले से निकलते शब्द अब सिर्फ टूटे फूटे स्वर में बदल गए थे। उसका चेहरा पसीने और आंसुओं से भीगा था, आंखें लाल हो चुकी थी। घंटों से वह एक उम्मीद में पुकार रहा था, शायद कोई सुन ले, पर बाहर सुनने वाला कोई नहीं था। स्कूल के गेट पर बैठा चौकीदार पूरी तरह से शराब में डूबा हुआ था। टीन की कुर्सी पर ढुलकता पड़ा हुआ था। उसकी सांसें भारी और बदबूदार थीं। हाथ में आधी खाली बोतल जमीन पर लुढ़क रही थी। उसकी आंखें आधी खुली हुई थी, लेकिन चेतना गहरी नींद में डूब चुकी थी। गांव के कुत्ते अजीब तरह से स्कूल के चारों ओर जमा हो गए थे। ना कोई भौंक रहा था, ना कोई हरकत, जैसे किसी अदृश्य आदेश के संकेत में प्रतीक्षा कर रहे हो। उनकी निगाहें सीधी स्कूल की खिड़की पर थी, जहां से रोशनी बार बार जल और बुझ रही थी। राम अपने कमजोर हाथों से स्विच दबा रहा था। हर बार बल्ब जलते ही कमरे की नमी से भरी दीवारों पर पीली रोशनी कांप उठती, फिर अंधेरे कमरे को निगल लेती। उसके कांपते हाथ उम्मीद से फिर बटन दबाते, लेकिन स्कूल के चारों ओर पसरा सन्नाटा और भी भारी होता जा रहा। उस ठंडी थमी हुई हवा में रोशनी की वह टिमटिमाहट, कुत्तों की स्थिर आंखें और चौकीदार की बेहोशी शीलापुर की उस रात को हमेशा के लिए अभिशप्त बना चुकी थी। उसकी पुकार कोई इंसान तक नहीं पहुंची, पर किसी और ने जरूर सुनी थी। राम की उंगलियां फिर से स्विच तक पहुंची, पर इस बार उसके भीतर एक अनजाना डर रिसने लगा था। कमरे में ठंड और भी गहरी होती जा रही थी, जैसे हवा में अदृश्य सांसें घुल रही हों। जब उसने रोशनी बुझाई, कमरे में एक घुप अंधेरा छा गया और उसमें एक खिड़की की तरफ उसे एक आकृति का आभास हुआ। टूटी हुई खिड़की के पल्लों के बीच कोई खड़ा था, स्थिर, बिल्कुल चुप, पर उसकी मौजूदगी पूरे कमरे को जकड़ रही थी। आकृति की आंखें बाहर की रोशनी में हल्के से धुंधली सी चमक रही थी, बिना पलक झपकाए सीधे राम पर टिकी थी। राम का गला सूख गया, पर चीख गले में ही दब गई। उस सन्नाटे में अब सिर्फ उसकी धड़कन और बाहर खड़े कुत्तों की धीमी कर्राहट की आवाज सुनाई दे रही थी। राम की आंखें अभी भी खिड़की पर टिकी थी कि पलक झपकते ही वह आकृति कमरे के भीतर आ गई। हवा एकाएक भारी हो गई। राम बुरी तरह चौंक गया। उसने घबराहट में अपना स्कूल बैग सीने के सामने ढाल की तरह पकड़ लिया और लड़खड़ाते कदमों से कमरे के कोने की ओर भागा। वो अब और स्पष्ट दिखाई दे रही थी, आंखें गहरी, मानो भीतर कोई अंतहीन अंधेरा हो, और काले बाल हवा में बेकाबू उड़ रहे थे, जबकि कमरे में हवा बिल्कुल नहीं थी। उसके होंठ हिल रहे थे, पर निकलती आवाज ऐसे थी कि शब्द समझ नहीं आते, पर हर स्वर राम की हड्डियों तक ठंड पहुंचा रहा था। राम कोने में सिमटा हुआ अपने बैग को सीने पर ऐसे दबाए जैसे वही उसकी आखिरी ढाल हो। उसकी सांसें तेज थी और आंखें कमरे के हर अंधेरे कोने को टटोल रही थी। वह आकृति अब पास आते जा रही थी, आंखें काले गड्ढे जैसे, बाल हवा में उलझते हुए, और गले से निकलती वही ठंडी करकरी आवाज। जो किसी इंसान की नहीं, किसी शैतान की लगती थी। राम ने भागने की कोशिश की, पर पैरों में जैसे ताकत ही नहीं बची थी। अगला पल बस एक साया उसके सामने
और ठंडी हड्डियों तक चुभती उंगलियां उसके गर्दन पर। वो एक झटके में उसकी गर्दन को कसकर पकड़ चुकी थी। राम की आंखें फैल गईं, उसका शरीर कांपने लगा। फिर उसने अपना मुंह उसके गले के पास झुकाया और ऐसा लगा जैसे कमरे की सारी गर्मी खून के साथ खिंच रही हो। राम की चीख गले में ही घुट गई और बाहर खड़े कुत्ते अब धीरे धीरे रोने लगे। कुछ देर बाद सुबह की पहली किरण टूटी खिड़की के भीतर उतरी। धूल के कणों के बीच से गुजरती रोशनी सीधे राम के निर्जीव शरीर पर पड़ी। उसके चेहरे पर जम चुकी सफ़ेदी, होठों पर सूखी लकीरें और गर्दन पर गहरे नीले निशान सब कुछ उस रात की दहशत बयान कर रहे थे। तभी धड़ाम की आवाज़ से दरवाज़ा खुला। राघव अंदर आया, लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फट गईं। उसके पैरों के नीचे ज़मीन खिसक गई। सामने उसके इकलौते बेटे का बेजान शरीर पड़ा था। राघव के होंठ कांपे, पर आवाज़ नहीं निकली। उसकी आंखों में भरते आंसू, कमरे में फैले अंधेरे और उस ठंडी हवा ने बता दिया था, राम अब कभी पापा नहीं कहेगा। राघव ने लड़खड़ाते कदमों से राम को अपने बाहों में उठा लिया। उसका शरीर अपने सीने से लगाकर वो फूट फूट कर रोने लगा। उसके शब्द टूट रहे थे, कभी दुआ, कभी सिसकी, कभी करुण पुकार। कमरे की दीवारें उस दर्द से गूंज रही थी। उसकी चीख इतनी तेज थी कि बाहर का सोया चौकीदार झटके से जाग गया। शराब की धुन से लाल आंखें मसलते हुए वह उठकर भीतर गया। राघव की नज़र उस पर पड़ते ही आंसू अंगारों में बदल गए। अगले ही पल उसने राम को जमीन पर धीरे से रखा और चौकीदार पर टूट पड़ा। उसके मुक्के और लातें दर्द और गुस्से का मिला जुला तूफान बनकर बरसने लगी। हर चोट में यह सवाल था कि जब मेरा बच्चा पुकार रहा था तो तू कहाँ था? पूरा गांव स्कूल के बाहर जमा हो गया था। बच्चों की पढ़ाई की जगह आज मातम का सन्नाटा था। औरतें आपस में धीमी आवाज से बात कर रही थी। मर्द गंभीर चेहरे लेकर खड़े थे। भीड़ में से एक बुजुर्ग औरत धीरे धीरे राम के शरीर के पास आई। उसकी आंखें धुंधली थीं, पर नजरें तेज। उसने गर्दन पर बने गहरे नीले काले निशानों को ध्यान से देखा, फिर अपनी सांस रोककर कांपती हुई आवाज में बस 2 शब्द कहे, रक्त प्यासी। ये सुनते ही भीड़ में खामोशी और गहरी हो गई। कोने में बैठा राघव, जो अब तक सिर झुकाए सिसक रहा था, अचानक डर गया। उसकी आंखें फैल गईं, होंठ सूख गए। उसने धीरे धीरे ऊपर देखा और उस एक नाम में उसने अपने बेटे की मौत का असली डर पहचान लिया था। पुलिस आई, औपचारिक जांच हुई और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में साफ लिख दिया गया, जानवर के हमले से मौत। कागजों पर मुहर लगी, केस बंद हो गया। भीड़ छट गई, पर राघव की आंखों में सवाल अब भी चल रहा था। वो जानता था यह किसी जानवर का काम नहीं। उसकी यादों में बचपन का एक डर ताज़ा हो उठा था। जब वह 8 साल का था और उसके दोस्त वेद की लाश खेत के किनारे मिली थी, वही गहरे गोल निशान गर्दन पर थे, वही ठंडी और बेजान शरीर जिसमें खून का एक कतरा भी बाकी नहीं था। उस दिन गांव वालों ने कहा था कि जंगली जानवर, पर राघव ने वेद की आंखों में जम चुकी दहशत देखी थी। आज राम को देखकर उसे पूरा यकीन हो गया था कि रक्त प्यासी लौट आई। राघव पेशे से लोहार था। बेटे की मौत के गहरे शोक में उसकी भट्टी और हथौड़ों की आवाज ही उसे थोड़ी राहत दे रही थी। आग की लपटों में तपते हुए लोहे पर हथौड़ा पड़ने की आवाज गूंज रही थी और हर चोट के साथ उसका गुस्सा और दर्द पिघलकर धुएं में उड़ रहा था। लोहे पर चोट करते करते उसका मन अतीत की गलियों में भटकने लगा। उसे याद आया राम की मां के गुजर जाने के बाद कैसे उसने अपने बेटे की हर छोटी बड़ी ज़रूरत का ख्याल रखा था। साइकिल पर बैठाकर स्कूल छोड़ना,
लौटते वक्त आइसक्रीम खिलाना और रात को दीपक की रोशनी में कहानियां सुनाना। राम उसकी पूरी दुनिया था। उसने हमेशा सपना देखा था कि एक दिन उसका बेटा डॉक्टर बनेगा, लेकिन हथौड़ा चलते चलते अचानक उसका हाथ थम गया। बचपन की एक बात कानों में गूंज उठी। उसकी माँ ने एक बार कहा था, रक्त प्यासी तभी आती है जब कोई उसे बुलाता है। राघव की सांसें भारी हो गई। अगर वो आई है तो जरूर कोई है जो उसे बुला रहा है। राघव के मन में एक सवाल लगातार कसक की तरह चुभ रहा था। उसका बेटा आधी रात को स्कूल पहुंचा कैसे? उसने तो राम को अपने हाथों से बिस्तर में सुलाया था, चादर उड़ाई थी और माथे पर हाथ फेरा था। उस रात आखिर हुआ क्या था? वो सोचते सोचते कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू बह निकले। सोचकर ही दिल चीर देने वाला था कि राम ने अपने आखिरी पलों में कितनी तकलीफ और कितना डर सहा होगा। उसका मासूम बच्चा अंधेरे कमरे में अजनबी खौफ से घिरा हुआ था और मदद के लिए पुकारता हुआ उसे अब नजर आ रहा था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। राघव ने आंखें पोंछी और दरवाजा खोला। सामने उसका पड़ोसी रजत था। वो हांफता और पसीने से लथपथ खड़ा था। उसकी आंखों में साफ डर झलक रहा था। रजत ने हड़बड़ी में कहा, भाई मुझसे वादा करो, तुम कभी मेरा नाम कहीं नहीं लोगे। राघव ने तुरंत हामी भरी और उसे भीतर बैठने को कहा। गिलास में पानी डालकर सामने रख दिया। रजत ने कांपते हाथों से गिलास थामा और एक घूंट लिया और माथे पर बहते पसीने को पोंछते हुए कहा, उस रात मैंने देखा था मुखिया मान सिंह का बेटा मेरे घर के पास से गुजर रहा था। उसके कंधे पर कोई था। अंधेरा इतना था मैं साफ नहीं देख पाया, लेकिन अब लगता है वो राम था। राघव की उंगलियां धीरे धीरे गिलास के किनारे पर कसने लगी थी। कमरे में भट्टी की बुझती अंगारों जैसी खामोशी फैल गई थी। राघव और मान सिंह की दुश्मनी सालों पुरानी थी। मान सिंह अपने ऊंच नीच के जहरीले सोच और जातिगढ़ घमंड के लिए पूरे गांव में कुख्यात था। उसने कई बार राघव का अपमान किया था, लेकिन राघव ने कभी नहीं सोचा था कि वो उसके परिवार को मिटाने तक चला जाएगा। गुस्से में राघव की सांसें आग बन चुकी थी। उसने कोने में रखा अपना गंडासा उठाया। लोहे की चमक उसकी आंखों में उतर आई और वो सीधे मान सिंह के घर की तरफ चल पड़ा। रजत ने देखा कि उसका दोस्त अब समझाने से नहीं रुकेगा, इसलिए वो चुपचाप वहीं खड़ा रह गया। मान सिंह के घर के पास पहुंचते ही राघव को मंत्र उच्चारण की धीमी पर गहरी आवाज सुनाई दे रही थी। वो दीवार के साये में झुककर आगे बढ़ा। आंगन में कुएं के सामने मान सिंह बैठा था। उसके सामने एक कुत्ते की ताजा कटी लाश पड़ी थी और खून की तेज गंध हवा में तैर रही थी। अचानक कुएं में गाढ़ी ठंडी हवा उठी और एक आवाज, जैसे किसी सूखे गले वाली औरत की सांस। राघव की आंखों के सामने वो रक्त प्यासी कुएं से निकल आई। उसके लंबे बिखरे बाल जमीन तक लटक रहे थे। उसने बिना रुके कुत्ते की गर्दन में दांत गड़ा दिया। खून की धार बहने लगी। राघव के अंदर का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। वह चीखते हुए आगे बढ़ा और गंडासा पूरी ताकत से रक्त प्यासी के सिर पर झोंक दिया। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें फैल गईं। गंडासा की धार उसके बालों में से होते हुए गुजर गई, मानो वो वहां सिर्फ एक धुआं थी, और सीधे सामने बैठे मान सिंह की गर्दन पर आ लगी। एक ही झटके में मान सिंह का सिर लुढ़क गया। रक्त प्यासी ने परवाह तक नहीं की। कुत्ते का खून पीना खत्म किया और फिर मान सिंह के शरीर को खींचकर अपने पास ले गई। उसके होंठ फिर से खून में डूब गए और फिर वो लोभी की तरह आखिरी बूंद तक खींचने लगी। राघव ने देखा मान सिंह के हाथों पर एक अजीब सा निशान था, जो हर एक घूंट के साथ हल्का होता जा रहा था और फिर गायब हो गया। राघव जाना चाहता था, भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जमीन में जड़े हुए थे। समय जैसे ठहर गया था।
13 लंबे मिनट के बाद रक्त प्यासी ने मान सिंह का शरीर छोड़ दिया और अपनी अंधेरी आंखों से राघव की तरफ देखा। वह धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। उसके नुकीले लंबे नाखून चांदनी में चमक रहे थे। वो उसके सामने झुकी, उसके बाह में अपना नाखून चुभो दिया। एक जलन सी फैल गई और वहां वो अजीब सा निशान उभर आया जो अभी थोड़ी देर पहले मान सिंह के हाथों पर था। निकलता खून उसने अपनी जीभ से चाट लिया और राघव की रीढ़ में बर्फ जैसी ठंड उतर गई। उस पल राघव के भीतर भावनाओं का ऐसा तूफान उठ रहा था जिसकी हर लहर दर्द, गुस्से और डर से लबालब थी। उसकी बाह पर जलता हुआ निशान सिर्फ खून का दाग नहीं था, वह एक बंधन था, एक श्राप जो उसकी आत्मा पर अंकित हो चुका था। उसकी आंखों में बचपन से सुनाई कहानियों के टुकड़े चमक रहे थे। रक्त प्यासी का उपासक हमेशा उसे खिलाता है, वरना वो खुद उसकी जान ले लेती है। राघव की सांसें तेज हो गई थी, सीना भारी होने लगा था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, वह अपने हाथों से दूसरों को उसकी भूख का शिकार बनते देखेगा और हर बार उसके गुनाह का बोझ उसकी आत्मा को कुचल देगा। ये उसके लिए मौत से भी बदतर था। उसकी आंखों के सामने राम का चेहरा तैर गया, वही मासूम मुस्कान, वही आवाज जो अब कभी सुनाई नहीं देगी। दिल में जैसे किसी ने गर्म लोहे की छड़ घुसा दी हो। उसके हाथ में अब भी वही गंडासा था जिस पर मान सिंह का खून सूख कर काला पड़ गया था। उसने उसे कसकर थामा, आंखें रक्त प्यासी की अंधेरी ठंडी आंखों से मिलाई। उसके होंठ कांपे पर आवाज नहीं निकली और अगले ही पल उसने गंडासा अपने ही गर्दन की ओर घुमा दिया। तेज धार ने सब खत्म कर दिया। खून का फवारा फूटते ही रक्त प्यासी की आंखों में एक जंगली चमक आ गई। वह तुरंत झुक गई, उसके गले से बहता खून पीने लगी, मानो सदियों से भूखी हो। जब आखिरी बूंद तक खींच ली, उसने राघव के निढाल शरीर को बिना किसी मेहनत से खींचा और उसे कुएं के अंधेरे मुंह के सामने घसीट कर ले गई। पानी की गहराई में गूंजते छपाक के साथ राघव और उसकी कहानी दोनों हमेशा के लिए शेलापुर की अंधेरी कथा बन गए। कुएं की काली गहराई ने राघव के शरीर को निगल लिया और उसी के साथ एक आवाज गूंज उठी, रक्त प्यासी की। उस आवाज में खून की तृप्ति भी थी और अगले शिकार की भूख भी। गूंज कुएं की दीवारों से टकराकर बार बार लौट रही थी, मानो वह सिर्फ पानी की सतह पर नहीं, पूरे गांव की हवा में फैल रही हो। रात के सन्नाटे में वो आवाज सुनकर दूर खेतों के पेड़ भी सिहर रहे थे और जो कुत्ते अब तक चुप थे वो धीरे धीरे रोने लगे। उस गूंज में एक वादा था कि ये भूख अब फिर लौटेगी।